या तो हाय गाइस, आज हमको स्टार्ट करना है चैप्टर 7 टाइम स्टैम्पिंग। टाइम स्टैम्पिंग क्या होता है? एक्चुअली टाइम स्टैम्पिंग पॉसिबल नहीं है। टाइम स्टैम्पिंग क्या होती है एक्चुअली? जब आप किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट बाय करते हो, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का एक्चुअली कुछ पैसा इक्विटी में होता है, कुछ पैसा डेट में होता है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड है, इसका कुछ पैसा इक्विटी में है, कुछ पैसा डेट में है। ठीक है, इसकी म्यूचुअल फंड की सपोज इस टोटल वैल्यू जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट की हुई है 10 लाख की हुई है। ठीक है, 10 लाख, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो है 1,000। ठीक है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,000, 10 लाख डिवाइड बाई 1,000 जो भी आएगा 100, सपोज 1,000, 1,000 रुपये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1,000 रुपये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब सपोज किसी ने, कुछ इन्वेस्टर्स ने अगले दिन पैसा डाला, है ना, और उसके पास पैसा आया सपोज 5,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, 5,000 रुपये हो रहा है म्यूचुअल फंड के पास, तो ये 5,000 रुपये फिर से सपोज इस 10 लाख में से 7 लाख यहाँ पे थे और 3 लाख यहाँ पे थे। ठीक है, तो ऐसी 5,000 में से 3 यहाँ चले जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब उन दो को किस प्राइस पे खरीदेगा वो एक्चुअली एकदम पॉसिबल नहीं है। इक्विटी के केस में फिर भी पॉसिबल है, डेट के केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये साथ के साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जो ये 1,000 रुपये यूनिट आई है, ये 1,000, ये 1,000 साथ के साथ कैलकुलेट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, कट ऑफ प्राइस जो होता है म्यूचुअल फंड का, उस कट ऑफ प्राइस का मतलब हुआ कि उस टाइम पे, उस प्राइस पे या 3 बजे जो भी प्राइस होगा, जैसे कट ऑफ टाइम हमने पढ़ा 3 बजे था, तो 3 बजे जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे वो यूनिट आपको अलॉट हो जाएंगी। सपोज 3 बजे इसका प्राइस हुआ 1,002। ठीक है, ये यूनिट 1,002 की हो गई, तो ये आपको 1,002 के हिसाब से अलॉट हो जाएंगी, जितनी भी आपकी 5,000 में आएंगी। ठीक है ना, ये होता है टाइम स्टैम्पिंग। ठीक है ना, कि वो एक साथ यूनिट एलो मतलब एक साथ यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसको जो है अलग अलग, मतलब एक टाइम चाहिए जिस टाइम वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होती है। स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको बताई है, जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय सेल होते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका इक्विटी, डेट, इक्विटी बॉन्ड, डिवेंचर जो भी है सब आ जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में, मतलब इंडिया में 2 ही तरीके के स्टॉक एक्सचेंज हैं जो मेनली एक्टिव है, NSE और BSE। ठीक है, इन्हीं दो पे ज़्यादातर ट्रेड होता है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन थ्रू म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज़। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की, मतलब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो बिना स्टॉक एक्सचेंज में जाए हुए, लेकिन वो म्यूचुअल फंड आप ब्रोकर के थ्रू जो बाय करते हैं ना, बैंक में जाके पेपर के थ्रू साइन वगैरह करके POA फॉर्म साइन करते हो। ठीक है, देन उसके बाद जो फिजिकल पेपर के फॉर्म में होता है, फिजिकल पेपर के फॉर्म में जो होता है, ठीक है, वो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो अपना, मतलब KYC करा के। ठीक है, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सर्विसेज, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ग्रोथ, ग्रोथ और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मोस्टली सेम ही है दोनों। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है, कंपनी डिविडेंड बांटने के बजाय अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करके उसको दोबारा से बिजनेस में लगा लेती है। ठीक है ना, तो वो कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं है। वो कंपनी डिविडेंड ना देने के बजाय अपनी कंपनी बिजनेस में वापस से लगा लेगी, क्योंकि उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने के लिए ना, तो वो डिविडेंड ना देने के बजाय अपने बिजनेस में लगाना पसंद करती है, ताकि आपका पैसा और ज़्यादा ज़्यादा बढ़े। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ। और डिविडेंड पे आउट बोलते हैं जिसके पास, कंपनी के पास लगाने के लिए मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो इन्वेस्ट कर सके, जहाँ से उसे अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वो क्या करती है, अपने पास पैसा रख के क्या करेगी, वो इन्वेस्टर्स को वापस दे देती है। ठीक है, एज ए डिविडेंड के रूप में। ठीक है, तो कुछ तरीके, एक तरीके से कि इन्वेस्टर्स की इनकम भी हो जाती है और कंपनी डिविडेंड भी दे देती है।
तीसरा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, ये तो हो गया डिविडेंड पे आउट जिसमें कंपनी ने डिविडेंड दिया। तीसरा है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो अपना डिविडेंड री इन्वेस्ट कर सकते हो, आप नहीं चाहते तो अपना डिविडेंड लेके कहीं और इन्वेस्ट कर दो या जो मर्जी उसका करो। या तो आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं चाहते तो इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, सिंपल सा ये ऑप्शन है इन तीनों का, ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है ना। डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन यस, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नो, ग्रोथ ऑप्शन नो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यस यस नॉट एप्लीकेबल, ग्रोथ में तो क्योंकि डिविडेंड मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स किस में होगी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ग्रोथ वाले में होगी। ठीक है ना, जाहिर सी बात है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन अकाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपकी यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होंगी। एक्चुअली देखो, NAV होती है 24। ठीक है, और अगर आपने 24 पे 1000 यूनिट बाय कर रखी है, ठीक है ना, तो वो हो गई नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, अब अगर आपके पास पैसे आए और आपने वापस से उसे री इन्वेस्ट किया, तो आपने यानी कि यूनिट दोबारा से खरीदी है। अगर आपने यूनिट दोबारा से खरीदी है तो आपकी यूनिट बढ़ गई, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स किस में होगा, सिर्फ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। डिविडेंड पे आउट में आप डिविडेंड लगा ही नहीं सकते और ग्रोथ ऑप्शंस में आपको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो ग्रोथ ऑप्शंस में क्या होगा आपका, ग्रोथ ऑप्शन में आपकी NAV बढ़ेगी। ठीक है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में आपकी NAV उतनी की उतनी रहेगी, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपका क्या होगा, NAV उतनी रहेगी लेकिन आपकी यूनिट बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। देखो ये लिखा है NAV चेंज, NAV कैप्चर द पोर्टफोलियो चेंज एंटायरली। NAV जो है पूरे पोर्टफोलियो की, मान के चलो अगर वो डिविडेंड बांटने के बजाय वापस से कंपनी में लग गया तो यूनिट की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी जितना उसने वापस से लगाया है। ठीक है, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, NAV डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। NAV उतनी गिर जाएगी जितना डिविडेंड दिया है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया है। और डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में भी NAV गिर जाएगी। ठीक है, अप टू डेट एक्सटेंट, डिविडेंड जितना दिया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो दिया है। ठीक है ना, आगे ये पढ़ लेना, ये आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद आ जाता है सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें आप सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मतलब हर महीने 4000 रुपये। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि मेरा पहले महीने 2000 जाए, फिर 4000 जाए, फिर, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर हर महीने इक्वल अमाउंट कटनी चाहे तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, सिस्टमेटिक मतलब कि एक तरीके से किसी उसमें चल रही है, रिदम में। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन में क्या किया जाता है आपका, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या आ जाएगा आपका, आप हर महीने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार कुछ अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो या हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग ATC का बेनिफिट लेने के लिए इनकम टैक्स में वो हर साल इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में जो होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि अगर आप हर महीने कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एवरी मंथ SIP। ठीक है, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, हर साल कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, हर एक किसी पीरियड के बाद कुछ पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं SIP। ठीक है, देन आ जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आपने एक बार कोई बड़ी अमाउंट जमा कर दी म्यूचुअल फंड में, ठीक है, सपोज 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जमा कर दिए, या 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी है, आपने एक बार एक बड़ा कॉर्पस जमा किया। ठीक है, फंड इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको जैसा भी म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी, हर महीने या हर साल, ठीक है, मंथ या फिर ईयर, जैसा भी होगा, हर महीने हर साल कुछ वो आप उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान ये हो गया कि आप उसमें हर महीने या हर कुछ साल वो आपको कुछ ना कुछ पैसे एज ए इंटरेस्ट के रूप में देता रहेगा, इनकम के रूप में। ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान।
देन उसके बाद आ जाता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान में क्या आ जाता है, जैसे मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र, जैसा कि वर्ड बता रहा है, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है और मतलब यार कैसे समझाओ, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र एक्चुअली आपका जो, हाँ जैसे मान के चलो, हम्म, हम्म, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ना मान के चलो 1 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, ठीक है ना, या आपको मान के चलो 10 साल बाद, ठीक है, एक घर लेना है अच्छा सा, ठीक है। तो आपको उसके लिए कितने पैसे चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए आपको उसके लिए ना, घर लेने के लिए, ठीक है। और आप इस 5 करोड़ रुपए के लिए हर महीने कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं, हर महीने मान के चलो आप हर महीने 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब हर महीने अगर आप 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो ये म्यूचुअल फंड क्या करेगा सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान में, ये आपके फंड को, जैसे अभी पड़े हैं 10 साल, 10 साल पड़े हैं, ठीक है, तो वो आपका पैसा क्या डालेगा, इक्विटी में डाल देगा, ठीक है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम है, तो आप मूवमेंट झेल सकते हो, जितनी हाई वोलेटिलिटी आप झेल सकते हो, क्योंकि अभी आपके पीरियड में 10 साल है, ठीक है। अब जैसे ही ये पीरियड कम होता रहेगा, यहाँ पे रिटर्न आपका ज़्यादा मिलेगा इक्विटी में, ठीक है, रिस्क ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप रिस्क ले सकते हो। देन उसके बाद वो पैसा आपका क्या करेगा, डेट में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, डेट में ट्रांसफ़र कर देगा, इसका मतलब आपके पास रिस्क कम है। अब मान के चलो 3 या 2 साल ही रह गए, 3 या 4 साल, ठीक है, 3 से 4 साल रह गए, वो आपका पैसा डेट में ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब थोड़े रिस्की डेट में, ठीक है, मान के चलो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। देन उसके बाद जब 1 साल रह जाएगा आपका फ़ंड निकलने में, तो वो 1 साल में क्या करेगा, और भी कम रिस्की, मतलब मान लो एफडी वगैरह में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, 1 साल की एफडी कर देगा, तो और भी कम रिस्क लेगा, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, ठीक है। एक होता है डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान, ठीक है ना, उसमें आपका डिविडेंड ट्रांसफ़र होता रहता है किसी भी स्कीम में, ठीक है। देन उसके बाद ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं कुछ, मतलब एक तरीके से कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, ठीक है, कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो मतलब उसमें एक तो या तो बड़ी अमाउंट हो जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सको, ठीक है ना, मतलब जो छोटी मोटी अमाउंट होती हैं उनके ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं होता, ठीक है। देन उसके बाद रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन ऑफ एसआईपी, तो आप उसकी रिन्यूअल भी करा सकते हो, उस एसआईपी को रिन्यूअल करा लो या फिर कैंसिल करा लो उसको, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ एसडब्ल्यूपी, तो सबका रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, ये आपके पास आता है कि आपकी क्या स्टेटमेंट है, आप कितनी भी मतलब 6 मंथ की स्टेटमेंट निकाल सकते हो, एनुअल स्टेटमेंट निकाल सकते हो आपकी यूनिट्स की ना, कि कितने पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं, कितनी आपको यूनिट्स मिली है, कितना उस पर चार्जेस कटा है, ठीक है ना, ये सब आपके पास निकल जाएगा। नॉमिनेशन, आप किसी को नॉमिनी बना सकते हो अपने, ठीक है ना, नॉमिनेशन में चेंज कर सकते हो, नॉमिनेशन इन केस ऑफ डीमेट होल्डिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, उसमें भी आप नॉमिनी बना सकते हो। ट्रांसमिशन, ठीक है, इफ वन जॉइंट होल्डर डाइज देन द यूनिट विल कंटिन्यू टू बी हेल्ड बाय द सर्वाइवर जॉइंट, ठीक है ना, अगर मान के चलो मान के चलो ये ए है, ये बी है, इन दोनों ने मिलके एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था, ठीक है। अब ए की हो गई डेथ, ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड बी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। प्लेज एंड स्लैश लीनी ऑफ यूनिट्स, मतलब आप अपनी यूनिट जो आपने म्यूचुअल फंड में सपोज आपने 20 लाख रुपए की यूनिट्स खरीदी है, ठीक है, तो आप उनको क्या कर सकते हो, प्लेज रख सकते हो, एज अ गिरवी, गिरवी रख सकते हो, और उनके बदले आपको जो बैंक है या फिर आपका जो ब्रोकर है वो आपको 17-18 लाख रुपए प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, अगर आपका वो अच्छा म्यूचुअल फंड है तो, ठीक है। चेंज इन फोलियो डिटेल्स, ठीक है, फोलियो में मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो में कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आपके मतलब केवाईसी के अकॉर्डिंग केवाईसी होगी, और मतलब फोलियो में जो भी चेंज हो रहा है उस सबको मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना।
देन चेंज इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो मर्जी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करा सकते हो। चेंज इन बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स अभी बताया था, ठीक है ना, इन द डेथ ऑफ यूनिट होल्डर, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना कि डेथ के केस में क्या होता है, मतलब यूनिट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है नॉमिनी के अकाउंट में, ठीक है। गैजेट ऑफिसर से वो करवाना पड़ता है वेरिफिकेशन, ठीक है। देन हाँ, इन्वेस्टर सर्विसेज, अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स इन द एनएफओ मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 days, ठीक है। एनएफओ कोई नया फंड आया, उसका जो वो है अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स, मान के चलो किसी ने यूनिट, मतलब मान के चलो ये एनएफओ आया 3 से 5 तारीख तक, ठीक है, 3 से 5 तारीख तक। अब 5 तारीख को एनएफओ हो गया, तो ठीक है, तो उसके अगले 5 वर्किंग डे में वो यूनिट लिस्ट हो जानी चाहिए एक्सचेंज में, ठीक है। डिविडेंड वारंट शुड बी डिस्पैच्ड विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन, समझ रहे हो। डिविडेंड जो है 30 दिन के अंदर डिस्पैच हो जाना चाहिए। अगर डिले होता है तो 15% पर एनम इंटरेस्ट पे करेगा एएमसी। एएमसी क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड। रिडेम्पशन प्रोसीड टू हैव बी डिस्पैच्ड विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ द रीपर्चेज, ठीक है ना। रिडेम्पशन क्या होगा, मतलब अगर किसी ने रिडेम्पशन करा है, अपनी शेयर अपनी यूनिट्स बेची है, ठीक है, तो वो 10 वर्किंग डेज के अंदर दोबारा रीपरचेज कर सकता है, ठीक है। मतलब उसका अकाउंट में 10 वर्किंग डे के अंदर पैसे आ जाएंगे, ठीक है। अलॉटमेंट कन्फर्मेशन ऑन एक्सेप्टेंस, ठीक है। अलॉटमेंट कन्फर्मेशन मतलब कन्फर्मेशन आएगी आपके पास एसएमएस या मेल के थ्रू, ठीक है। एक कंसोलिडेशन अकाउंट स्टेटमेंट शेल बी सेंड विद इन 10 days, ठीक है। कंसोलिडेशन अकाउंट स्टेटमेंट मतलब कि आपके पास पूरी अकाउंट स्टेटमेंट आएगी कि कितनी यूनिट्स आपको मिली है, किस टाइम आपने ख़रीदा है, कितना आपका मतलब उसके पैसे लगे हैं, कितना उसमें चार्जेस लगा है, सब कुछ आएगा, ठीक है। इफ़ इन्वेस्टर होल्ड द यूनिट इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म द डिपॉजिटरी शैल सेंड द सिक्योरिटीज कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट विद इन 10 days। डिपॉजिटरी कौन होते हैं, डिपॉजिटरी होता है एक्चुअली, देखो एक होता है डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के नीचे होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसमें आपके ब्रोकर आ जाते हैं, ठीक है। ब्रोकर कौन होते हैं, आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो डिपॉजिटरीज के नीचे काम करते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हो या किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हो, ठीक है, तो वो कहाँ रखी जाती हैं, अगर आप डीमैट फॉर्म में खरीदते हो तो वो आपकी डीमैट फॉर्म में आपके डिपॉजिटरी के पास रखी रहती हैं, ठीक है। आपकी डिपॉजिटरी के पास डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो रखी रहती हैं, ठीक है। तो डिपॉजिटरी का काम क्या है, वो आपकी यूनिट्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो अपने पास डिपॉजिट रखता है, ठीक है। डेट इज़ द वर्क ऑफ डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी तक वो यूनिट्स लेके कौन जाता है, पैसे वगैरह वो लेके जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, आपका ब्रोकर, ठीक है ना। देन उसके बाद द इन्वेस्टर में टेक अ रिक्वेस्ट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, द एएमसी विल बी सेंड ईमेल विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर के पास मतलब इन्वेस्टर रिक्वेस्ट कर सकता है अकाउंट स्टेटमेंट के लिए, अगर उसके पास नहीं आता है तो रिक्वेस्ट के 5 वर्किंग डे के अंदर वो भेजेगा, ठीक है। केवाईसी फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, ये एक दो बार देख लेना, कैम्स के थ्रू होता है ये, ठीक है। कैम्स कराता है सब कुछ, ये फॉर्म वगैरह है, ठीक है। पढ़ लेना, पैन वगैरह, पैन डिटेल्स सब कुछ मांगता है यार, पैन, आधार, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना। चैप्टर 8 देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो।